वेलकम टू जीनियस आईएएस। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन अभी पिछले 2-3 साल के एग्जाम्स अगर हम उठा के देखें तो इससे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे। ये लगातार क्वेश्चंस में बना हुआ है और जनरली जो हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ये पूछने के लिए आ रहे हैं कि हमारा जो 6th मास एक्सटिंक्शन है वो किस चीज से रिलेटेड है, वो कैसे आएगा, या फिर उसके बारे में बताने के लिए होते हैं। तो हम 6th मास एक्सटिंक्शन को बताने से पहले हम पिछले जो एक्सटिंक्शंस हुए हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे और उन सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये मास एक्सटिंक्शन होता क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की और उसमें देखते हैं कि सबसे पहले एक ये कोट जो बेसिकली लीकी एंड लेविन ने दिया था। ये पैलियोंटोलॉजिस्ट हैं। पैलियोंटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा अर्थ की जो अगर हम देखें उत्पत्ति की, इसका जो हमारा अर्थ का जो इवोल्यूशन है उसकी जो स्टडी करते हैं वो होते हैं पैलियोंटोलॉजिस्ट। तो ये उनका एक स्टेटमेंट है, उन्होंने दिया था डेथ इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ एंड एक्सटिंक्शन इज अ फैक्ट ऑफ इवोल्यूशन। इनका एक स्टेटमेंट है। तो इसी स्टेटमेंट के साथ हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जहां पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मास एक्सटिंक्शन होता क्या है और किन का होता है। बेसिकली ये मास एक्सटिंक्शन हम स्पीसीज के लिए पढ़ते हैं। बेसिकली स्पीसीज का मास एक्सटिंक्शन पढ़ते हैं एकदम से जब बहुत सारी स्पीसीज जब खत्म होने की कगार पे आती हैं, विलुप्त होने की कगार पे आती हैं, तब उसे हम बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन। तो बेसिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन देखने की कोशिश करें टोटल स्पीसीज का, अगर हम देखें अर्थ पे जो टोटल स्पीसीज हैं उसकी जनरली जब 3/4 का मतलब अगर हम देखें 3/4 ऑफ द टोटल स्पीसीज जब खत्म होने की कगार पे पहुंच जाएं, खत्म हो जाएं, तो उस केस को हम बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन। इसको बोलेंगे जब 3/4 ऑफ द टोटल स्पीसीज हमारी जब खत्म हो जाएं, उस केस में हमको बोलेंगे मास एक्सटिंक्शन। और ये किस पीरियड में होना चाहिए? जियोलॉजिकली अगर हम इसे देखें तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होना चाहिए। अब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लिख तो दिया कि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता क्या है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमारे लिए 1 घंटा भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पे मैंने लिखा है जियोलॉजिकली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब जियोलॉजिकली अगर हम टाइम स्केल देखेंगे तो ये बहुत पुराना टाइम स्केल हो जाता है। 4.6 बिलियन ईयर्स एगो से पृथ्वी की शुरुआत होती है और उसके दौरान अगर हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम देखें तो ये भी हमारे लिए बहुत लंबा टाइम हो जाता है। लेकिन जियोलॉजिकल टाइम स्केल में अगर हम देखें तो ये छोटा टाइम स्केल है, जिसको जनरली अगर हम देखें तो इसको इन्होंने लिखा है कि एनीथिंग लेस देन 2.8 मिलियन ईयर्स। एनीथिंग लेस देन 2.8 मिलियन ईयर्स। 2.8 मिलियन ईयर से कम का जो टाइम है उसे हम बोलेंगे जियोलॉजिकल शॉर्ट टाइम। अगर इस टाइम पीरियड में अगर 3/4 ऑफ टोटल स्पीसीज लॉस हो जा रही है, खत्म हो जा रही है, तो हम बोलेंगे कि ये मास एक्सटिंक्शन है। कैसे कैसे हैं उनको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली इसका एक हम देखें सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ एक्सटिंक्शन। अचानक से जो विलुप्त होने की जितनी भी स्पीसीज हैं वो विलुप्त होने के कगार पे पहुंचने लग जाएं या फिर विलुप्त होने लग जाएं और उनकी जो विलुप्त होने की जो स्थिति है उसमें तेजी आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये मास एक्सटिंक्शन की शुरुआत हो रही है या मास एक्सटिंक्शन की हमारी प्रोसेस चल रही है। तो यही मास एक्सटिंक्शन को हमें पढ़ना है। तो अभी तक अगर हम देखें, अभी तक टोटल हमारी पृथ्वी पे 5 मास एक्सटिंक्शंस आ चुके हैं जो हम देखेंगे अभी कौन कौन से हैं। और अभी जो प्रेजेंटली चल रहा है ये कौन सा है, ये एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमारा प्रेजेंटली चल रहा है वो हमारा 6th चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 6th मास एक्सटिंक्शन चल रहा है, जिसको हम किस किस नाम से जानते हैं? जिसको हम एंथ्रोपोसीन नाम से भी जानते हैं या फिर इसी को ही हम होलोसीन एक्सटिंक्शन नाम से भी जानते हैं। ये नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अभी पढ़ेंगे हम इसके बारे में भी 6th के बारे में, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा जो पिछले मास एक्सटिंक्शंस हैं उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उसके बारे में जानने से पहले एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं। जब हमने बोला जियोलॉजिकल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो जियोलॉजिकल जब पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो उसमें हमारा जो टाइम पीरियड है अलग अलग चीजों में बटा होता है। अलग अलग उसमें हम देखेंगे यूनिट्स में बटा होता है। जो सबसे बड़ी यूनिट है उसे हम बोलेंगे ईओन। सबसे बड़ी यूनिट है उसे हम बोलेंगे ईओन। और एक ईओन में कई एरा होते हैं।
जैसे अगर मैं छोटे टाइम स्केल में एग्जांपल लूं तो एक साल में कई महीने होते हैं, एक महीने में कई हफ्ते होते हैं, एक हफ्ते में कई दिन होते हैं, और एक दिन में कई घंटे होते हैं, एक घंटे में कई मिनट होते हैं। तो एक तरह से टाइम लिमिट हमारा ऐसे घटता रहा। ऐसे ही जियोलॉजिकल टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो एक इयॉन सबसे बड़ा टाइम पीरियड हो गया, उस इयॉन के अंदर कई एरा हो गए, और इस एरा के अंदर कई पीरियड हो जाएंगे, और इसी पीरियड के अंदर कई इपोक आ जाएंगे, और उसके अंदर अगर हम देखें सबसे छोटी जियोलॉजिकल टाइम पीरियड अगर हम देखें, टाइम यूनिट हम देखें तो हमारी क्या आ जाएगी, एज आ जाएगी। तो हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से हमने देखा टाइम यूनिट्स कैसे होती हैं। तो अभी अगर हम देखें हमारे जो पिछले जो 5 मास एक्सटिंक्शन हुए, हमारे जो लास्ट 5 मास एक्सटिंक्शन हुए हैं, उनको अगर हम देखने की कोशिश करें तो वो पिछले 11% जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हुए। उससे पहले का जो 89% है उसमें नहीं पता, उसका हमें नहीं पता, लेकिन हमारे पास जो डाटा है उसमें हम कहते हैं कि पिछले जो हमारे जो 5 मास एक्सटिंक्शन है वो पिछले 11% के टाइम स्केल में हुए। तो 89% टाइम में तो कुछ नहीं हुआ, हमें सिर्फ 11% टाइम में पता है कि इस दौरान हमारे कितने हुए, 5 मास एक्सटिंक्शन हो गए। अर्थ की एज के टोटल 11%, लास्ट 11% टाइम में। तो देख सकते हो अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल में देखें तो कितने कम टाइम पीरियड में कितने ज्यादा मास एक्सटिंक्शन हो गए। इन सब के अलग अलग रीजंस भी हैं जिनका हम आज के टाइम पे सिर्फ अंदाजा लगाते हैं कि ये इस वजह से हुआ हो सकता है, उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला अगर हम देखें तो हमें 440 मिलियन ईयर्स एगो दिखाई देता है। तो ये कब है, ऑर्डोविशियन एरा के दौरान। जब अगर हम अगला देखें तो अगला हमें कब दिखाई देगा, डेवोनियन के दौरान। ये हमारा अराउंड 300 मिलियन है। इसको कई जगह पे आपको 350 भी दिखाई देगा और कई जगह पे 375 मिलियन ईयर्स अगो भी दिखाई देगा। अगला अगर हम देखें तो हमें कब दिखाई देगा, परमियन। और उससे अगला अगर हम देखें तो हमें कब दिखाई देता है, ट्रायसिक के एंड पे। और उससे अगला अगर हम देखें जो हमारा लेटेस्ट था वो हमें कब दिखाई देता है, क्रेटेशियस के एंड के दौरान हमें दिखाई देता है, अराउंड 65 मिलियन ईयर्स अगो। और ये शुरुआत अगर हम देखें ओरिजिन ऑफ अर्थ तो अराउंड 4600 मिलियन ईयर्स अगो दिखाई देता है, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो जिसे हम बोल सकते हैं। इन्हीं को अगर हम पढ़ें सभी को अलग से तो हमें सबसे पहले कौन सा दिखाई देगा, सबसे पहले हमें कौन सा दिखाई देगा, ऑर्डोविशियन पीरियड के दौरान अगर हम देखें, जब ऑर्डोविशियन पीरियड जब हमारा खत्म हो रहा था तो उस दौरान अगर हम देखें हमारा सबसे पहला जो मास एक्सटिंक्शन दिखाई देता है, जिस टाइम पे अगर हम देखें हमारे पृथ्वी पे टोटल जो स्पीसीज थी उसमें से 85% खत्म हो गई, 85% स्पीसीज खत्म हो गई। इसीलिए हमने उसे क्या बोला, मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, जब 3/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हमारी खत्म हो जाए। तो कितनी हुई, 85% हमारी यहाँ पे डाउन हो गई। इसका लाइकली कॉज क्या था, अराउंड अगर हम देखें तो 445 मिलियन ईयर्स अगो ये हमने पढ़ा। इसका लाइकली कॉज क्या था, क्या हो सकता था, तो इसका जो अंदाजा लगाया जाता है कि अचानक से जो अर्थ का जो टेम्परेचर था वो डाउन हो गया। अचानक से अर्थ का टेम्परेचर रैपिड कूल मतलब डाउन हुआ, और उसकी वजह से क्या हुआ, अगर हम देखें सी लेवल्स भी हमारे बहुत नीचे तक गिर गए, सी लेवल्स भी हमारे बहुत डाउन हो गए। तो इसकी वजह से कोस्टल एरियाज थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए, केमिकल रिएक्शंस हुई ये कोल्ड की वजह से, और जिसकी वजह से अगर हम देखें तो बहुत सारे स्पीसीज का लॉस हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे स्पीसीज का लॉस हुआ। उससे जस्ट नेक्स्ट देखने की कोशिश करें, डेवोनियन पीरियड के एंड के टाइम पे कितने, अराउंड 75%, यहाँ पे 70% लिखा है, कई जगह पे आपको 75% भी दिखाई दे जाएगा। तो अराउंड 75% स्पीसीज यहाँ पे लॉस हुई। कितना है, अराउंड 340 मिलियन ईयर्स अगो। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी अगर हम देखें क्या कॉजेज थे, तो एक कॉज हमें दिखाई देता है कि हो सकता है कि एस्टेरॉइड इंपैक्ट हुआ हो, या फिर अगर हम कह सकते हैं कि ये ग्लोबल कूलिंग भी इसका एक रीजन हो सकता है, जो हमारा पहले वाले में था कि अचानक से ग्लोबल कूलिंग, अचानक से टेम्परेचर डाउन हो गया हो पृथ्वी का। तो यहाँ पे लोकल अगर हम देखें एस्टेरॉइड की वजह से, तो क्या हो सकता है, लोकल डिस्ट्रक्शन फ्रॉम डेब्रिस। और उसके अलावा अगर हम देखें तो ओशियन लाइफ अफेक्टेड बाय टेम्परेचर डाउन हुआ तो ओशियन लाइफ में मराइन लाइफ बहुत सारी अगर हम देखें तो खत्म हो गई। नेक्स्ट हमें दिखाई देगा परमियन पीरियड के एंड पे, और इस टाइम पे अगर हम देखें तो अराउंड
95% ऑफ स्पीसीज पृथ्वी से खत्म हो गई। 95% स्पीसीज हमारी क्या कहेंगे हम, यहाँ से पृथ्वी से खत्म होगी। और ये अराउंड 250 मिलियन ईयर्स अगो आया था। और इसके रीजंस जानने की कोशिश करें, और इसके रीजन जानने की कोशिश करेंगे तो क्या क्या हो सकते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, और वॉल्केनिक एक्टिविटी होने की वजह से मीथेन और CO2 पूरे एटमॉस्फेयर में फैल गए होंगे, जिसकी वजह से रैपिड ग्लोबल वार्मिंग आई। और इसकी वजह से 95% अगर हम कह सकते हैं तो इतने स्पीसीज यहाँ पे खत्म हो गए। तो इसकी वजह से हुआ क्या, इन सब की वजह से ऑक्सीजन खत्म हो गई ओशन से। ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से क्या होगा, पूरी मैराइन लाइफ खत्म हो गई होगी। और इसके साथ साथ अगर हम देखें वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड, मरुस्थलीकरण, लैंड जो है डेजर्ट्स में कन्वर्ट होने लग गई। तो इस वजह से 95% स्पीसीज हम कह सकते हैं यहाँ पे खत्म हुए। उसके बाद फोर्थ अगर हम देखें तो ट्रायसिक पीरियड के एंड में हमें दिखाई देगा। और ट्रायसिक पीरियड के एंड में अगर हम देखें तो अराउंड 76% ऑफ स्पीसीज हमारे टोटल खत्म हुए, अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमें कॉज क्या दिखाई देता है, यहाँ पे भी CO2 और मीथेन की मात्रा में बढ़ोतरी, लाइकली इंक्रीज इन, अगर हम देखें मीथेन एंड CO2। और उसके बाद रैपिड ग्लोबल वार्मिंग इनकी वजह से होगी। और इनकी वजह से क्या होगा, वही डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड, मरुस्थलीकरण। और उसके बाद अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंट हीट वेव्स यहाँ पे आई, जिनकी वजह से 76% स्पीसीज का लॉस हुआ। और उसके बाद अगर हम देखें लेटेस्ट जो हमारा मास एक्सटिंक्शन था उसमें 80% स्पीसीज का लॉस हुआ। और ये किस पीरियड के एंड में हुई है, क्रिटेशियस पीरियड के एंड में हुई है। क्रिटेशियस पीरियड के एंड में हमें ये दिखाई देगी अराउंड 65 मिलियन ईयर्स अगो। और यहाँ पे रीजन अगर हम देखें तो हमें क्या दिखाई देगा, एस्ट्रॉइड का इम्पैक्ट दिखाई देगा। एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट हो गया, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो गई, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारे सी लेवल गिरते हुए दिखाई देंगे, सी लेवल हमारे कम हुए। और इसकी वजह से क्या होगा, वाइड स्प्रेड फायर्स, एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट और वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से वाइड स्प्रेड फायर्स हुए। प्लांट्स डिसरप्टेड बाय ग्लोबल एश क्लाउड, ग्लोबल पूरा अगर हम कहें कि एक तरह से राख का पूरा एक बादल से छा गए, उसकी वजह से प्लांट लाइफ हमारी डिस्टर्ब हुई। और जिसकी वजह से अगर हम देखें न्यूक्लियर विंटर भी इस पीरियड को हमें बोला गया, न्यूक्लियर विंटर भी हमने इस पीरियड को बोला है। तो ये बेसिकली हमारे पिछले 5 अगर हम देखें मास एक्सटिंक्शन थे, इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। कितने हुए टोटल, 5 हुए, और लास्ट के 11% जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर हुए। अगर हम 6th की बात करें, अगर हम चलें अभी लेटेस्ट की बात करें 6th मास एक्सटिंक्शन, तो 6th मास एक्सटिंक्शन क्या है, तो बेसिकली अगर हम देखें इसको हमने क्या क्या नाम दिया, एक तो हमने नाम दिया होलोसीन एक्सटिंक्शन, या फिर हमने इसको नाम दिया, इसको हमने क्या नाम दिया, एंथ्रोपोसीन एक्सटिंक्शन। और इसी को ही हम बोलते हैं 6th मास एक्सटिंक्शन। और यही हमारा क्या है, ऑन गोइंग मास एक्सटिंक्शन, जो अभी चल रहा है, फिलहाल जो चल रहा है, ठीक है। और ये किस दौरान चल रहा है, अभी जो अगर हम देखें हमारा जो अभी का जो इपोक चल रहा है वो है होलोसीन। तो होलोसीन हमने इसको नाम दिया होलोसीन एक्सटिंक्शन, ठीक है। इस इपोक के दौरान जो चल रहा है, और ये किस वजह से हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले देखे कि वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से, एस्ट्रॉइड इंपैक्ट की वजह से, रैपिड कूलिंग की वजह से, रैपिड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, मीथेन CO2 अचानक से बढ़ जाएं उनकी वजह से। लेकिन अगर हम इसका रीजन देखें, जो हमारा जो लेटेस्ट चल रहा है, इसका रीजन अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमें दिखाई देगा इसका रीजन हम खुद हैं, यानी कि इंसान खुद है यहाँ पे, एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हमें 6th एक्सटिंक्शन दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे इसके लिए प्रूफ क्या है, तो इसके लिए स्टडीज हुई है बहुत सारी कि जब से ह्यूमन आया है, ह्यूमन का एग्रीकल्चर शुरू हुआ है, उस टाइम से अगर हम देखने की कोशिश करें, उस टाइम से ही स्पीसीज में कमी आनी शुरू हुई। धीरे धीरे स्पीसीज में एक्सटिंक्शन आना शुरू हुआ। कई तरह की जो प्रजातियां हैं, कई तरह के स्पीसीज हैं जो विलुप्त होते हुए से हमें दिखाई दे रहे हैं। इंसान ने एग्रीकल्चर शुरू किया और इधर से प्रजातियां विलुप्त होनी शुरू हुई। इंसान ने क्या किया, सबसे पहले खाने के लिए जानवरों को ही मारना शुरू किया, उनमें कमी आनी शुरू हुई। इन्हीं चीजों को देखते हैं। सबसे पहले एक स्टडी देख लेते हैं, जो स्टडी हुई थी बेसिकली अभी रिसेंटली। और स्टडी किसने की थी, स्टडी हमने हमारा USA में अगर हम देखें तो PNAS करके है,
यूएसए की एजेंसी, ठीक है। तो इसने बेसिकली स्टडी की है। यहाँ पे अगर हम देखें स्टडी में इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने टोटल अगर हम देखें क्या लिखा है, अक्रॉस कंटिनेंट्स एनिमल स्पीसीज हैव ऑलरेडी गॉन एक्सटिंक्ट एंड इट कंटिन्यूज इनटू 21st सेंचुरी, कि बहुत सारी एनिमल स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और ये एक्सटिंक्शन का जो प्रोसेस है ये अभी भी 21st सेंचुरी में भी कंटिन्यू है, यानी अभी भी बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्शन की तरफ चलती जा रही है। इसकी स्टडी में क्या बोला गया, इन्होंने स्टडी की टोटल 29,400 स्पीसीज की और इन 29,400 स्पीसीज में से इन्होंने पाया कि अराउंड 515 स्पीसीज ऐसी हैं जो नियर एक्सटिंक्शन है। इनके टोटल 1000 से भी कम पॉपुलेशन बची हुई है। इनकी टोटल अगर हम देखें इन 515 स्पीसीज की 1000 से भी कम स्पीसीज बची हुई है, तो ये एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही है। और अगर हम इसी में देखें, द करंट लॉस ऑफ स्पीसीज हैज बीन अकरिंग सिंस 1800, 1800 के अगर हम देखें उस दशक से हमारी ये चल रही है। और अगर हम देखें इस पीरियड के दौरान तो हमारा क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमारा इस टाइम पे आपको दिखाई देगा। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे इधर से हमारा एक्सटिंक्शन भी शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, बहुत सारी चीजें हैं इसकी वजह से जो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज ने जिसके ऊपर एनवायरनमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट डाला है, जिसकी वजह से एक्सटिंक्शन हो रहा है। मोस्ट ऑफ दी अगर हम देखें दीज 515 स्पीसीज आर फ्रॉम कहां से है, तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो साउथ अमेरिका से है 30% ऑफ स्पीसीज। उसके बाद अगर हम देखें ओशियाना वाले रीजन से है 21% अगर हम देखें स्पीसीज, और एशिया से 21% स्पीसीज मिलेंगी, और अफ्रीका से आपको 16% स्पीसीज है, और बाकी की जगह से। तो हम देख सकते हैं कहां से कितना हो रहा है, यहाँ पे कहां से कितना फर्क पड़ रहा है। अब इसके फैक्टर्स देखने की कोशिश करें कि इस मास एक्सटेंशन के बेसिकली फैक्टर्स क्या है। मैं बहुत ज्यादा फैक्टर्स नहीं लेके आया, बहुत ब्रीफ से फैक्टर्स हैं जो आपको ऐसे ही पता होंगे। जब मैं बोल रहा हूँ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हुआ है, तो ह्यूमन से रिलेटेड जितने फैक्टर्स हो सकते थे वो आप अपने पास से लिख सकते हैं, तो वो सारे इसके फैक्टर्स हैं। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे ओवर हंटिंग शिकार करना, ठीक है, जरूरत से ज्यादा शिकार करना, तो उनको खत्म किया जा रहा है। और इसमें अगर हम देखें इकोलॉजिकल टर्म में ह्यूमंस को हमने क्या बोला, ह्यूमंस को हमने नाम भी दिया इकोलॉजी में, क्या दिया, ग्लोबल सुपर प्रेडेटर्स, कि जो प्रेडेटर्स हैं, सुपर प्रेडेटर्स हैं, उनके ऊपर भी ह्यूमन है, वो ह्यूमन उनको ही मार देता है। और अगर प्रेडेटर्स को ह्यूमन मार देगा तो पूरी, अगर एक भी चीज पूरी फूड चेन में से अगर एक भी चीज गायब हो जाती है तो पूरी फूड चेन गड़बड़ में आ जाती है। जिस स्पीसीज के ऊपर, उससे ऊपर वाली फूड चेन पे जो भी था वो निर्भर था, एक तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको खाना नहीं मिलेगा। या फिर जिस चीज को वो स्पीसीज खाती थी वो नीचे वालों की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम कहेंगे इकोलॉजी में इम्बैलेंस टाइप आने लग जाता है अगर एक भी स्पीसीज बीच में से गायब होती है तो। ये हमारा, हम यहाँ कह सकते हैं कि हमने क्या बोला, ग्लोबल सुपर प्रेडेटर्स बोला ह्यूमन को, और यहाँ पे ग्लोबल फूड चेन में इससे इफेक्ट आता है। और यहीं पे अगर हम देखें इंक्रीज्ड मीट कंजप्शन, इसकी वजह से बहुत सारे जानवरों को मारते भी, तो ये भी है। ओवर फिशिंग, ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं जिसकी वजह से बायोडायवर्सिटी में हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और ह्यूमन पॉपुलेशन जितनी बढ़ती जा रही है उतना ही रिक्वायरमेंट और ज्यादा ओवर फिशिंग, या फिर अगर हम देखें मीट कंजप्शन और ज्यादा बढ़ेगा, हंटिंग और ज्यादा बढ़ेगी, या फिर अगर हम कहें हमारे जरूरत के लिए फॉरेस्ट को हम और ज्यादा खराब करेंगे, लैंड को अगर हम देखें लैंड पे भी प्रेशर बहुत ज्यादा आएगा। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से और ज्यादा स्पीसीज एक्सटिंक्शन की तरफ जा सकते हैं, और भी जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें ह्यूमन ड्राइव्ड फैक्टर, हमारे द्वारा की गई एक्टिविटीज की वजह से क्या हो रहा है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से राइज हो रही है। और अभी हमने पहले देखा था, पिछले जब 5 हम एक्सटिंक्शन देख रहे थे उनमें ज्यादातर में रीजन क्या था कि क्या हो रहा था, एक्सटिंक्शन की वजह क्या हो रहा था, एक तो CO2 बढ़ रही थी, मीथेन बढ़ रही थी। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, जितने भी आइस कैप्स हैं वो पिघलेंगे, सी लेवल राइज होगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा, एनवायरमेंटल इम्बैलेंस होगा, और ज्यादा स्पीसीज जो अगर हम देखें वेदर में, अगर हम देखें डिस्टर्बेंस आएगा, और वेदर में डिस्टर्बेंस आएगा तो जहां जहां जो स्पीसीज को जो वेदर चाहिए वहां पे वो रह नहीं पाएंगे। तो एक तरह से हम कहेंगे कि वो भी एक्सटिंक्शन की तरफ जाते रहेंगे धीरे धीरे।
पॉल्यूशन, पॉपुलेशन को अगर हम देखें तो एक बड़ा कारण हम मान सकते हैं, और ह्यूमन सबसे बड़ा कारण इसमें है ही, जिसके हमने देखे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ एक जो ह्यूमन रिलेटेड रीजन थे वो आपके सामने लेके आया हूँ। अब हमारे साथ एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये बढ़ रहे हैं हम मास एक्सटेंशन की तरफ, 6th मास एक्सटेंशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन भी यही है, ह्यूमंस को रोका जाए। कैसे रोका जाए? पॉल्यूशन से रोका जाए, ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए। और उसी लिए क्या है, साइंटिस्ट ने प्रपोज किया है कि पूरी अर्थ का अराउंड 30% एरिया को हमें प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करना पड़ेगा बाय 2030 तक, 2030 तक 30% एरिया टोटल प्लेनेट का हमें प्रोटेक्टेड एरिया करना पड़ेगा, ताकि हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें, वहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज कम से कम हो सकें। और इसी प्रोटेक्टेड एरिया को बढ़ा के हमें 50% तक ले जाना पड़ेगा बाय 2050, यानी 2050 तक टोटल प्लेनेट का 50% एरिया प्रोटेक्टेड एरिया के अंडर होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि हम बचा सकते हैं अपने आप को 6th एक्सटेंशन से। और कहा जाता है कि ये जो लॉस होगा इस टाइम पे, ये हमारा क्या होगा, परमानेंट लॉस होगा। जितनी भी स्पीसीज जाएंगी वो परमानेंट लॉस जाएंगी और दोबारा आने के चांसेस उसके मिनिमम हो जाएंगे। अगर हम आंकड़े की बात करें तो आज के टाइम जितनी स्पीसीज हैं वो शुरुआत से अगर हम देखें, जब हमारी पृथ्वी जो आई थी, पृथ्वी का जब जन्म देखें, यानी कि 4.6 बिलियन ईयर्स एगो से अगर हम देखें, तो वहां से लेके अभी तक टोटल हम 98% टोटल स्पीसीज को हम खो चुके हैं। अभी जो फिलहाल हैं ये सिर्फ और सिर्फ 2% हमारी जो स्पीसीज हैं, अराउंड बता रहे हैं, इसमें एग्जैक्ट फिगर्स कुछ नहीं होते हैं, तो अराउंड 2% स्पीसीज हमारी आज के टाइम सिर्फ जिंदा है। और ये भी कहा जाता है कि जितना टोटल पॉपुलेशन इन 98% का नहीं था, उससे ज्यादा इन 2% का पॉपुलेशन है। ठीक है, अभी इसी के आगे देखें एक और सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखें यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इन्होंने क्या किया है, जैसे पेरिस एग्रीमेंट हमारा हुआ 2015 में, COP21 में अगर आपको ध्यान हो, पेरिस एग्रीमेंट हुआ, COP21 COP21, ठीक है, 2015 में। यहाँ पे हमने कुछ अपने लिए, किस चीज के लिए, ग्रीन हाउस गैसेज के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए हमने अपने लिए कुछ लिमिट्स तय की हैं, कुछ हमने टारगेट तय किए हैं। तो उसी स्टाइल में यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ने भी कुछ एक टारगेट्स तय किए। क्या टारगेट तय किए? इन्होंने क्या बोला, हमें रिड्यूस करना पॉल्यूशन कितना, बाय 50% विद द गोल ऑफ अलाउइंग फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड इकोसिस्टम, ताकि हमारा जो डैमेज्ड इकोसिस्टम है उसको रिस्टोर होने का, अर्थ को अपने आप को रीजनरेट करने का टाइम मिल सके। इसीलिए ग्लोबल पॉल्यूशन जितना है उसको 50% तक रिड्यूस करने का इन्होंने टारगेट दिया है, और कब तक, बाय 2050 तक। लेकिन क्या हमें लगता है हम अचीव कर पाएंगे? क्योंकि उससे पहले भी हमने ये कोशिश की थी। अगर हम देखें तो एक जापान मीट के दौरान हमने एक कोशिश की थी इस तरह के टारगेट अचीव करने की, लेकिन आज तक किसी ने वो मीट किए नहीं। तो ये भी हमें कोशिश फेल सी होती हुई दिखाई दे रही है। तो आशा तो बस यही करते हैं कि शायद कब कौन जाग जाए और कौन जो है इसको सुधारने में लग जाए, क्या पता ये सच हो जाए। तो मेरा तो मानना यही है कि ये सच हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, कि ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं उसमें सफलता इनको मिले तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज 6th एक्सटेंशन जो है परमानेंट होने वाला है, जो पुराने जितने हुए हैं उनसे भी ज़्यादा खतरनाक ये 6th एक्सटेंशन होने वाला है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। बस इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये हमारी जो सीरीज चल रही है पसंद आ रही होगी, और ऐसे ही अलग अलग इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।